देखिए, ये जो आत्महत्याओं की खबर आ रही है, ये बहुत ही दुखद है और इसके लिए अगर कोई एक संस्था ज़िम्मेदार है, तो चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है। चुनाव आयोग ने ऐसी कोई बात नहीं कही। सीधे तौर पे 12 अन्य राज्यों के अंदर उन्होंने एसआईआर की घोषणा कर दी। चूँकि आप वो काम 1 महीने के अंदर करना चाह रहे हैं और बीएलओ पे जो लोअर लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर आ गया आजकल। अगर मंशा कुछ और है, तभी तो आप 1 महीने की ज़िद पर अड़े हुए हैं। जो वोटर लिस्ट है, वो मशीन सर्चेबल थी, आपने वो अबंडन कर दिया। क्यों अबंडन कर दिया? ये चुनाव को प्रभावित नहीं करना हो तो क्या हुआ? अब नया नियम बना दिया उन्होंने बिहार बंगाल को लेके। चुनाव आयोग की मंशा एसआईआर तैयार करना नहीं, बल्कि इनकी मंशा कुछ और है। जो अब एफआईआर की चर्चा हो रही, क्या गिरफ्तार होंगे ज्ञानेश कुमार? पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 48 साल की शांति मुनियक का आईसीडीएस वर्कर बीएलओ बनी, फिर एक दिन घर के पास पेड़ पर फांसी पर लटक गई। पति बता रहे हैं, मैडम रात रात भर एसआईआर फॉर्म भरती थी। वो एसआईआर फॉर्म टी एस्टेट के मजदूरों तक पहुंचने में बेहद परेशान थी, क्योंकि मजदूर दिन में घर पर मिलते ही नहीं थे। इस वजह से उन्हें रात में जाकर काम करना पड़ रहा था। साथ ही उन्हें बंगाली पढ़ना लिखना नहीं आता था, जबकि सारे एसआईआर फॉर्म बंगाली में थे, जिससे फॉर्म भरना और डेटा अपलोड करना मुश्किल होता जा रहा था। वो बार बार बीएलओ की ड्यूटी से छुट्टी मांग रही थी, लेकिन उनकी ये गुहार नहीं सुनी गई। इससे वो बेहद तनाव में थी। अब शांति के पति हैं सुकु एक्का ने मालबाजार थाने में चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। ममता बनर्जी ने शोक जताया और कहा कि 3 साल में पूरा होने वाला काम चुनाव से पहले सिर्फ 2 महीने में खत्म कराने का दावा जो डाला जा रहा है, ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करती हूं कि इस बिना तैयारी वाले अभियान को तुरंत रोका जाए, वरना और जाने जाएंगी। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को पत्र भी लिखा। और हां, केवल बंगाल में ही नहीं, ऐसा राजस्थान केरल में भी हो रहा है। बीएलओ की सुसाइड की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वो काम के तनाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं। तमिलनाडु में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज ने मंगलवार से एफआईआर का बहिष्कार करने की घोषणा भी कर दी। यूपी से भी तनाव की खबरें आ रही हैं। ममता का दावा है कि एसआईआर शुरू होने के बाद अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ की डर और अनिश्चितता के कारण, तो कुछ तनाव और काम के बोझ के कारण। तो सवाल है कि क्या एसआईआर अब सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, बल्कि डेथ वारंट बन चुका है? चुनाव आयोग इतनी जल्दी में क्यों है? किसका दबाव है? क्या एसआईआर के पीछे कोई गंदा खेल चल रहा है? क्या कोई बड़ा प्लान है जिसकी भनक किसी को नहीं लगने दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र की नींव बीएलओ के खून से लिखी जाएगी, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ये करवा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, एसआईआर जी, पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तो बीएलओ की आत्महत्याओं की खबरें, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो आत्महत्याओं की खबर आ रही है, ये बहुत ही दुखद है और इसके लिए अगर कोई एक संस्था ज़िम्मेदार है, तो चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है। इसमें किसी तरीके का कोई बट परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, फिर उस बात को दोहरा देता हूँ कि मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिर चुनाव आयोग के पास ऐसी कौन-सी मजबूरी है, वो कौन-सी मानसिकता है कि जो इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को 1 महीने के अंदर पूरा कर लेना चाहते हैं। चलिए, मैं उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि आपने बिहार के अंदर करने की कोशिश की 1 महीने में और आपने उसको किया भी। लेकिन बिहार में जो एसआईआर 1 महीने में करने की कोशिश की गई, उसपे तमाम तरीके की त्रुटियाँ सामने, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जिस पे गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग को चाहिए ये कि जो 1 महीने का अनुभव उनका बिहार के अंदर है, उस अनुभव के आधार पे वो अपने आप को चेंज करते और फिर एक नया प्लान लेके आते और ये कहते कि भाई ये हमने करने की कोशिश की है, उसमें कुछ खामियां हैं, उन खामियों को दुरुस्त करते हुए हम इसको 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसी कोई बात नहीं कही। सीधे तौर पे 12 अन्य राज्यों के अंदर उन्होंने एसआईआर की घोषणा कर दी और बिल्कुल वही पैटर्न रखा जो पैटर्न या जो फ्रेमवर्क बिहार चुनाव के लिए था या बिहार चुनाव के पहले एसआईआर को लेके था। महत्वपूर्ण सवाल क्या है?
महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप एसआईआर क्यों करना चाहते हैं? आप एसआईआर इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसमें जिस तरीके की खामियां हैं, जिस तरीके की त्रुटियां हैं, जिस तरीके की गड़बड़ियां हैं और अगर उसमें बड़े पैमाने पर विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं, वो लोग हैं जिनको इस देश के अंदर वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए, उनकी पहचान करना और एक वोटर लिस्ट असली साफ-सुथरी वोटर लिस्ट को बनाना है। अगर ये आपका मकसद है, तो फिर इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आप उन अधिकारियों को दीजिए और वो अधिकारी ताकि एक-एक तथ्य की, एक-एक वोटर की पहचान कर सके, उनका अन्वेषण कर सके, उनकी विवेचना कर सके, उनका विश्लेषण कर सके और वो खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कुछ भी उन्होंने फैसला किया है, जिन लोगों के भी नाम डाले हैं, वो पूरे तरीके से इम्पेकेबल है। यानी पूरी तरीके से सच है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये काम अगर वो 3 महीने में करवाने की कोशिश करते या 4 महीने में करवाने की कोशिश करते तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से होता, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से होता। चूँकि आप वो काम 1 महीने के अंदर करना चाह रहे हैं और बीएलओ पे जो लोअर लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर आ गया आज की तारीख में। और इस प्रेशर को वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो फिर ज्ञानेश कुमार जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि कौन-सी ज़िद है? आप क्यों क्यों इतनी जल्दबाज़ी में खत्म करना चाहते हैं? आप एसी कमरे के अंदर बैठे हुए, आपको शायद उस दर्द का एहसास नहीं होगा। लेकिन एक गरीब आदमी, एक बेचारा मिडल लेवल का, लोअर लेवल का अधिकारी, उसके ऊपर आप इतना हर आदमी इस तरीके का तनाव नहीं झेल पाता। कुछ लोग झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। और इसमें से बहुत सारे वो होंगे जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहेंगे और उनको लग रहा होगा कि ये काम वो इतने कम समय में नहीं कर पाएँगे। तो आपका मकसद एक त्रुटिहीन, सही वोटर लिस्ट बनाना है और अगर वो मकसद है तो आप 3 महीना या 4 महीने का वक़्त क्यों नहीं देना चाहते? आप क्यों जल्दबाज़ी में काम करना चाहते हैं? क्यों 1 महीने के अंदर लिस्ट बनाना चाहते हैं? या सिर्फ़ रस्म-अदायगी करनी? या फिर इस एसआईआर करने के पीछे की आपकी मंशा कुछ और है? अगर मंशा कुछ और है, तभी तो आप 1 महीने की ज़िद पर अड़े हुए हैं। भई बिहार चुनाव के ठीक पहले आपने करा दिया, उसकी बहुत आलोचना हुई, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला गया। हर कदम पर तो इस चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आपने कहा कि हम जो है आधार कार्ड नहीं लगाएँगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार उसने ऑर्डर देके कहा कि आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। आपकी क्या रह गई? जब आपने 67 लाख लोगों के नाम काटे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाके कहा कि हम लीगली बाउंड नहीं है कि जिनको नाम काटे उनकी जानकारी आपको दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी देनी पड़ी उनको अंत में। लेकिन अभी भी लोगों को नहीं मालूम है कि वो किस आधार पे लोगों के नाम काटे गए हैं। आपके पास एक आज की टेक्नोलॉजी के एज में जो वोटर लिस्ट है, वो मशीन सर्चेबल थी। आपने वो अबंडन कर दिया। क्यों अबंडन कर दिया? मैं अगर देखना चाहूँ ऑनलाइन तो मैं क्यों नहीं जाके देख सकता हूँ? या कोई भी राजनीतिक दल क्यों नहीं उसको देख सकता, उसके आधार पे अंदाजा लगा सकता है? आपने क्यों बंद कर दिया? जब पहले जो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल था 1 साल तक, अब वो कानून बना के उसको 45 दिन के अंदर कर दिया गया। जब लोग माँगते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, वीडियोग्राफी करिए, तो आप ये कहते हैं कि माँ-बहनों की जो प्राइवेसी वो भंग होती है। तो चुनाव आयोग चाहता क्या है? इसलिए सब चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल खड़े होते हैं और अभी बिहार चुनाव के दौरान उसने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर 2 जीविका दीदी होंगी। क्यों होंगी भाई जीविका दीदी? वो जाके लोगों को बताएँगे कि आपको 10,000 रुपए महीने के मिले हुए हैं या मिल रहे हैं, 10,000 रुपए आपके खाते में आ गए। ये चुनाव को प्रभावित नहीं करना हो तो क्या हुआ? अब नया नियम बना दिया उन्होंने बिहार बंगाल को लेके। पहले ये था कि जिस पोलिंग बूथ में आप रहते हैं, उसी पोलिंग बूथ का आदमी एजेंट बन सकता है। अब आपने कह दिया कि असेंबली के अंदर कहीं भी रहिए, आप कहीं के भी पोलिंग बूथ क्यों आप ये सब कर रहे हैं? क्योंकि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं है, तो आपने ये सुविधा उनको उपलब्ध करा दी। ये आरोप तो लगेगा इनके ऊपर। तो इसलिए बार-बार ये मन में संदेह पैदा होता है कि चुनाव आयोग की मंशा एसआईआर तैयार करना नहीं है, बल्कि इनकी मंशा कुछ और है। और ये जो मंशा है, यही उनकी पूरी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े कर देती है और फिर ये आरोप लगता है कि दरअसल ये चुनाव को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। खुद उसके लिए ज्ञानेश कुमार जी ज़िम्मेदार है, खुद उसके लिए चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, अगर उन आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाती, तो राहुल गांधी भी अगर गलत कह रहे थे, असत्य कह रहे थे, तो एक्सपोज़ होते। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो इसलिए ये जो बेचारे लोगों की जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही है, कितना क्रूर, कितना निर्मम काम है कि आपके काम की वजह से लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोई 1-2 नहीं, बल्कि अब तो
कई राज्यों में कई लोगों की बात आ गई है। 6 से ज्यादा क्यों हो नहीं गए आप होंगे। इसको थोड़ा-सा मानवीय पहलू को देखकर उसको आप 3 महीने कर दीजिए, 4 महीने का वक़्त दे दीजिए। तो अभी तो बंगाल के चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। यूपी में कहाँ चुनाव, राजस्थान में कहाँ चुनाव, उन्हें करना 1 महीने में है। बिल्कुल। अमरीश जी बता रहे थे यूपी में कि 100 टारगेट दिया गया है 100 लोगों का। अब वो बीएलओ कहीं कोई आदमी कहीं बाहर है, कोई खेत में कहीं कहीं पे है, तो वो जा रहा है, वहां पर वो नहीं मिल रहा, तो मुश्किल से 10 हो पा रहे हैं। और उनके पास मोबाइल भी टूटा हुआ, वो कह रहे हैं इससे मैं कैसे कर पाऊंगा। तो 10 हो नहीं पा रहे हैं, 100 का टारगेट दिया, तो आदमी क्या करेगा। और ऊपर से ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं। यूपी के बस्ती का वीडियो आया, उनको एसडीएम साहब धमका रहे हैं कि काम करने का वो नहीं है, फ्री में पैसे उठाते हो और एफआईआर करेंगे, जेल भेज देंगे तुमको। तो ऐसे धमकियां में देना, वो आदमी सहमा हुआ खड़ा हुआ है। फिर कैसे अब टारगेट हो ही नहीं पाएगा पूरा। एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है क्या हो तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं एफआईआर करिए। कुल मिलाकर अब इन पे खिलाफ तो पश्चिम बंगाल में एफआईआर भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करा दी गई है। अब एफआईआर तो ऐसा तो कानून बनाया गया कि क्या उनका कुछ होगा क्या। और दूसरा जो पहलू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और मुझे लगता है कि वो ज्यादा गंभीर मसला है। ऐसा नहीं कि ये मानवीय जो आत्महत्या हो रही है गंभीर नहीं, ये भी बहुत गंभीर मसला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, राहुल गांधी ने जब तय किया है कि रामलीला मैदान में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, ममता बनर्जी चिट्ठियां लिख रही है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपको केरल विपक्ष तो की कोई जा चुका परवाह है। नहीं है। आपको विपक्ष की कोई परवाह ही नहीं है। आपको वो परवाह जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और भारतीय जनता पार्टी खुल के आपको डिफेंड करती है। यानी भारतीय जनता पार्टी राजा हरिश्चंद्र है और बाकी लोग सब झूठे हैं। वो इस देश को समझते नहीं है, वो बहानेबाजी कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क है? ये जो चुनाव आयोग का टोटल एटीट्यूड है कि विपक्ष की कही हुई हर बात को दरकिनार करना और उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। खासतौर पर वो जो नॉन पॉलिटिकल है। चुनाव आयोग एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है। आप विपक्ष की बातों को सुनना नहीं चाहते, उनकी उनकी किए हुए आपत्तियों को दरकिनार करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों में अतुल लौंडे पाटिल जो कांग्रेस के नेता है, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने उनको डेलीगेशन के तौर पे हमने उनको ज्ञापन देने की कोशिश की और जिस भाषा का वह इस्तेमाल कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग डांट रहे हैं। वो हमको एम्बैरेस कर रहे थे, हमको बेइज्जत कर रहे थे। ये कौन सी तरीका है? और अगर कांग्रेस पार्टी एक देश की एक मजबूत पार्टी है, कोई भी पार्टी छोटी से छोटी पार्टी हो, उसका कार्यकर्ता भी अगर आपके पास जाएगा, ये गट से डिमांड करती है कि आप उसके साथ तमीज से बात करेंगे, आप उसको इज्जत देंगे। क्योंकि आपका काम ये नहीं है कि आप सत्ता पक्ष के साथ जुड़े या विपक्ष के साथ जुड़े। आपका काम है सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही उसपे जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष रहे। तो ये जो टेंडेंसी है, मुझे लगता है ये बहुत ही अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है और इसलिए इनकी मंशा पे सवाल खड़े होते हैं कि इनका 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 मकसद सिर्फ एसआईआर कराना नहीं, इनका मकसद कुछ और है। जो अब एफआईआर की चर्चा हो रही है, क्या गिरफ्तार होंगे ज्ञानेश कुमार, तो क्या आपको क्या लगता है नहीं, कि नहीं कानून देखिए तो उनका बहुत तगड़ा बन रखा है। देखिए इस देश के अंदर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, हमसे असहमत हो या असहमत हो, अलग तरीके का प्रश्न है। एफआईआर करके आप उसको धमका नहीं सकते, धमकाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के किसी परिवार का कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के मजबूर हो रहा है, तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है। निश्चित तौर पर केस बनता है। लेकिन उससे बड़ा पहलू ये है कि क्या चुनाव आयोग के अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं या नहीं है? क्या वो इन बीएलओ की तकलीफों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा? क्या वो ऐसे ही बुलडोज करेगा और बीएलओ आत्महत्या करते रहेंगे? क्या ये ऐसा होना चाहिए? तो वही है, सवाल तो लगातार उठ रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से लगातार बीजेपी और बाकी नेता बोल रहे हैं। वही होता कि रेफरी कोई खराब डिसीजन दे रहा है, उसकी तरफ से कोई ऐसी टीम बोले, रिकी पॉन्टिंग ही बोले, उन पे तो आरोप भी लगा था, वो लगातार उनके रेफरी की तरफ से बोले तो और हो जाता कि इनको उससे फायदा हो रहा है और यही बात हो रही है। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि चुनाव आयोग सुनता है, ज्ञानेश कुमार जी सुनते हैं नहीं सुनते हैं, क्योंकि मुद्दा तो बहुत बड़ा है। राजस्थान में, यूपी में, हर जगह 12 उसमें एसआईआर हो रहा है। केरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तमिलनाडु भी आगे होगा। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि एसआईआर की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर जाएगी।
अब देखते हैं कि एसआईआर की गाड़ी पटरी से उतरेगी नहीं उतरेगी, बवाल बहुत बड़ा होने वाला है। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.